हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 6, क्यूट लड़की। सिरोही, भवानी सिंह जी का महल। सब बहुत खुश थे और एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। तीन तिगाड़ा ने तो ग्रुप हग किया हुआ था, सबके चेहरे पर खुशी देखते बन रही थी। इत्ती इस बार आहार्य के गोद में नहीं, उसके साइड किसी शरीफ बच्चे की तरह सर झुकाकर एकदम कोने में सट कर बैठी थी, जैसे आज सोफे में छेद ही कर देगी। आहार्य उसी के पास अपने एक पैर को दूसरे पैर पर क्रॉस करके बैठा था और उसकी नजरें फोन पर थी। उसने एक नजर इत्ती को देखा, फिर बाकी सबको। उसके चेहरे पर एक जंग जीतने वाली मिस्टीरियस स्माइल थी जो कि बहुत खतरनाक थी। राणा सिंह जी ने भवानी सिंह जी से कहा, यार अब हमें जाना होगा बहुत जल्द। हम इत्ती बिटिया को भी यहाँ से अपने साथ पूरी इज्जत के साथ अपनी पोता बहू बनाकर ले जाएंगे। सबने एक दूसरे से इजाजत ली। आहार्य भी सोफे से खड़ा होता है और अपने फोन को अपनी पैंट की पॉकेट में डालता है। आहार्य के खड़े होते ही इत्ती भी जल्दी से खड़ी होती है और कहती है, मैं बहुत थक गई हूँ और अपने रूम में जा रही हूँ। और बिना किसी की सुने सीढ़ियों से होते हुए अपने रूम में जाने लगती है। जैसे जैसे वो भाग रही थी, उसकी पायलों का शोर पूरे महल में गूंज रहा था, जो किसी म्यूजिक जितना सुरीला था। उसको ऐसे भागता देख आहार्य के चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आजती है। आकाश इत्ती को भागता देखता है तो कहता है, शायद छोटी सी भाभी सा शर्मा गई। इस बार उसकी बातों पर सबको हंसी आ जाती है, सिवाय आहार्य के। वो अभी भी उसी तरफ देख रहा था जहां इत्ती गई थी। इत्ती भागते हुए अपने रूम में जाती है और गेट बंद कर अपने सीने पर हाथ रखकर तेज तेज सांसें लेते हुए कहती है, कितना डरावना इंसान था यार। और जल्दी से खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है और हल्का सा पर्दा हटाकर अपनी एक आंख निकाल कर बाहर देखती है। भवानी सिंह का परिवार सबको बाहर सी ऑफ करने जाता है। आहार्य सबसे पीछे किसी से कॉल पर बात करते हुए चल रहा था, तभी अचानक वो रुक जाता है, लेकिन पीछे नहीं मुड़ता और एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करता है, जैसे उसको इत्ती की प्रेजेंस फील हो गई हो कि वो उसे ही देख रही है। और टेढ़ी स्माइल करते हुए बिना पीछे देखे आगे चला जाता है। उसको रुकता देख इत्ती की तो सांसें रुक जाती है और वो जल्दी से खिड़की से हटके दीवार से चिपक कर कहती है, इनके क्या पीछे भी दो आंखें हैं। कुछ देर बाद गाड़ियों का काफिला अपनी रफ्तार से जयपुर यानी अपनी मंजिल की ओर निकल जाता है। रात का समय जयपुर। आहार्य अपनी ब्लैक लग्जूरियस कार को तेजी से ड्राइव कर रहा था। कुछ देर बाद उसकी कार एक अजीब जगह आकर रुकती है। यह एक पहाड़ी थी, उसी के पास और भी पहाड़ियां थी। सारी पहाड़ी काले रंग की थी। आहार्य के अलावा ना वहां कोई इंसान था, ना कोई पेड़, न कोई परिंदा। ऊपर से रात के वक्त वो मंजर और खौफनाक लग रहा था। आहार्य उस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर अपनी कार के बोनट से टिककर ऐसे खड़ा था जैसे वो वहां का राजा हो और एकटक उस काले स्याह आसमान को देख रहा था। फिर वो अपने चेहरे पर एक बेहद सनक भरी मुस्कान लिए अपने लेफ्ट हैंड को देखता है और उसे स्निफ करते हुए सनकियों की तरह अपनी डीप और चार्मिंग वॉइस में कहता है, आखिर मैंने तुम्हें पा ही लिया। और कुछ साल पहले की एक मुलाकात के बारे में सोचने लगता है। 12 साल पहले, जब आहार्य 15 साल का था, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिससे उसके सारे इमोशंस खत्म हो गए थे। इस समय वो मनाली में एक पहाड़ पर खड़ा बिना इमोशंस के सामने खाई को देख रहा था। वो एक टूरिस्ट प्लेस थे, लेकिन फिलहाल वहां कोई नहीं था। उसने वो जगह कुछ देर के लिए रिजर्व करा ली थी क्योंकि उसको अकेले रहना पसंद था। तभी उसे किसी छोटी सी लड़की की सिसकने की आवाज आई जो उससे थोड़ी दूरी पर नीचे बैठी रो रही थी। उसकी आंखें ठंडी हो गई और दांत पीस गए। उसने पहले ही ऑर्डर दिया था कि जब तक वो यहाँ है कोई भी यहाँ नहीं आएगा। उसने उस बच्ची की इग्नोर कर दिया और उस पर ना ही कोई ध्यान दिया, ना ही उसको उसके रोने से कोई फर्क पड़ा। वो बच्ची जो सर झुकाकर रो रही थी, जब उसने अपने सामने एक बड़े से लड़के को देखा तो उसका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए और तेज तेज सिसकने लगी। लेकिन तब भी आहार्य ने उसकी तरफ एक नजर भी नहीं देखा, लेकिन उसके फेस पर अब पहले से भी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन थी।
इत्ती ने जब देखा कि सामने खड़ा लड़का उसे इग्नोर कर रहा है तो उसका मुंह गुस्से से फूल गया, क्योंकि उसे बचपन से ही बहुत लाड प्यार मिला था। कोई अनजान भी उसकी क्यूटनेस देखकर उसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पर था। वो खड़ी हुई और आहार्य के पास जाकर उसकी स्लीव्स पकड़कर गुस्से में खींचने लगी। आहार्य का चेहरा और सख्त हो गया। उसने गुस्से से लाल आंखों से नीचे देखा तो एक पिद्दी सी लड़की जिसकी हाइट उसकी कमर तक थी, मतलब सिर्फ उसके पैर से थोड़ी सी ज्यादा। उसने एक पिंक कलर की घुटनों तक क्यूट प्रिंसेस फ्रॉक पहनी थी और पैरों में पिंक सैंडल्स। उसके ब्राउन वेवी बाल उसके घुटनों तक आ रहे थे, जिनमें उसने पिंक कलर की क्यूट सी क्लिप्स लगा रखी थी और गाल फूला कर गुस्से से उसे देख रही थी। उस वक्त इत्ती की उम्र 8 साल थी। आहार्य ने अपनी एक आई ब्राउज उठाई जैसे पूछ रहा हो, व्हाट। इत्ती अभी भी उसे गुस्से से घूर रही थी। आहार्य ने उसे इग्नोर किया और वहां से जाने लगा। इत्ती ने ये देखा तो वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। वो भाग रही क्योंकि आहार्य अपने लंबे लंबे कदमों से जंगल से होता हुआ आगे बढ़ रहा था। तभी इत्ती पीछे से चिल्लाती हुई बोली, कितने बुरे लड़के हो तुम, इतनी क्यूट लड़की को ऐसे यह अकेला छोड़कर जा रहे हो। और तो ये भी नहीं पूछा कि इत्ती रो क्यों रही थी। फिर अपने गाल फुलाकर और अपने हाथ सीने में बांध कर कहती है, हाउ रूड। ये सुनते ही आहार्य के कदम रुक गए और वो पीछे मुड़कर इत्ती को बुरी तरीके से घूरने लगता है और दांत पीसते हुए कहता है, तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई कि अपने से बड़ों को तुम नहीं आप कहते हैं। इत्ती अपने दांत दिखाते हुए कहती है, वो सॉरी सॉरी, आप इत्ती को इग्नोर कर रहे थे न, इसलिए इत्ती के मुंह से आपके लिए रिस्पेक्ट निकली ही नहीं, बिकॉज इत्ती लव्स अट्रैक्शन अटेंशन, और हंसने लगती है। आहार्य उसको इग्नोर करके आगे जाने लगता है। ये देखकर इत्ती भी उसके पीछे भागते हुए कहती है, अरे आपने खुद को आप ही बुलवा लिया और अब फिर इत्ती को इग्नोर कर रहे हो। आहार्य कुछ पल फ्रस्ट्रेशन में अपनी आंखें बंद कर लेता है। इस लड़की ने इन कुछ मिनटों में उसको जितना इरिटेट किया था, आज तक कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई। और फिर इत्ती की तरफ मुड़ते हुए दांत पीसते हुए कहता है, क्या चाहिए तुम्हें, मेरे पीछे क्यों आ रही हो। इत्ती हंसते हुए कहती है, आप कितने बुद्धू हो, आपको ये सवाल ही तो सबसे पहले पूछना चाहिए कि इत्ती को क्या चाहिए। फिर गाल फूलाकर, आपको तो क्यूट लड़कियों से बात करनी बिल्कुल नहीं आती। आहार्य उसको तीखी नजरों से घूरता है तो इत्ती अपने दांत अंदर करके मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है, इत्ती अपनी फैमिली के साथ यहाँ घूमने आई थी, हमने पास के जंगल में कैंप लगा रखा था और इत्ती अपने भाई सा और दीदी के साथ लुका छुपी खेल रही थी, लेकिन इत्ती गुम गई और गलती से यहाँ आ गई। यह कह के वो सिसकने लगती है। आहार्य अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, आगे बोलो। ये सुन के इत्ती तुरंत चुप होकर अपने चेहरे पर $1,000,000 की स्माइल के साथ कहती है, तो आप इत्ती की फैमिली को ढूंढने में इत्ती की हेल्प करो, फिर आगे खुशी से इत्ती के दादा सा आपको बहुत सारी चॉकलेट्स देंगे। आहार्य उसकी फालतू बातों को इग्नोर करके एक शब्द कहता है, चलो। ये सुनकर इत्ती कूदते हुए उसके साथ चलने लगती है। लेकिन अभी उन्हें चलते हुए कुछ देर हुई थी कि इत्ती उसकी शर्ट की स्लीव्स खींचती है। आहार्य सर नीचे करके उसको देखता है और गुस्से में कहता है, अब क्या हुआ। इत्ती 2 सेकंड में अपनी आंखों में आंसू लाते हुए कहती है, आप तो बहुत बुरे लड़के हैं, आप कब से इत्ती को डांटे जा रहे हैं, क्या आपको किसी ने सिखाया नहीं कि खूबसूरत लड़कियों से कैसे बात करते हैं। इत्ती को नहीं चाहिए आपकी हेल्प, इत्ती खुद ढूंढ लेगी अपनी फैमिली को, और वहां से जाने लगती है। आहार्य के दांत पीस जाते हैं। उसने इतने ड्रामेबाज और हाजिर जवाब लड़की अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी थी। वो एक गहरी सांस लेकर इस बार नॉर्मल वॉइस में कहता है, रुको। इत्ती तो इसी का वेट कर रही थी। वो जल्दी से आहार्य के पास आती है। आहार्य उससे पूछता है, तुम रुक क्यों गई थी। यह सुन के इत्ती कहती है, वो आप तो इतने बड़े और लंबे लड़के हैं, इत्ती तो कितनी छोटी सी है। और फिर अपने पैरों को आगे करके इत्ती के पैर भी देखो कितने छोटू छोटू से है। आहार्य फ्रस्ट्रेशन में कहता है, साफ साफ बोलो। तो इत्ती उसका हाथ पकड़कर नीचे बैठने का इशारा करती है। आहार्य नीचे बैठता है तो इत्ती जल्दी से उसके शोल्डर्स कंधों पर चढ़कर बैठ जाती है और कहती है, तो इत्ती यह कह रही थी कि इत्ती थक गई, आप इत्ती को ऐसे लेकर चलिए। अब तो आहार्य का पेशेंस जवाब दे देता है। एक तो ये लड़की जबरदस्ती उसका पीछा कर रही है, ऊपर से इसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट भी चाहिए। वो गुस्से में बोलता है, नीचे उतरो वरना मैं तुम्हें उठाकर फेंक दूंगा।
इत्ती जल्दी से अपने नन्हे नन्हे हाथों से उसके सर को टाइटली पकड़कर ना में सर हिलाकर किसी जिद्दी बच्चे की तरह कहती है, नहीं नहीं इत्ती नहीं उतरेगी, आप इत्ती को ऐसे ही लेकर चलो। इत्ती को नहीं पता और उससे किसी जोक की तरह चिपक जाती है। आहार्य को इस लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उसे वैसे ही लेकर खड़ा होता है। इत्ती चिल्लाते हुए कहती है, इत्ती को ठीक से पकड़ो, अगर इत्ती गिर गई तो इत्ती आपसे गुस्सा हो जाएगी। आहार्य उसके नन्हे पैरों को पकड़ लेता है। आहार्य जिसको गंदगी से सख्त नफरत थी, इत्ती की सैंडल्स की धूल उसकी शर्ट पर लग रही थी जिससे वो मन ही मन खींच रहा था। इत्ती खुशी से बोलती है, वाओ कितना मजा आ रहा है ऐसे राइड लेने में। आहार्य कहता है, अभी तो तुम्हारे पैरों में दर्द हो रहा था। इस पर इत्ती दांत निकलते हुए कहती है, हाँ दर्द तो इत्ती को अब भी हो रहा है, लेकिन आपसे अब इत्ती अपने पैर तो नहीं दबवा सकती ना। आहार्य गुस्से में, यो। इत्ती डरते हुए उससे और चिपक कर कहती है, सॉरी सॉरी। इत्ती की टंग स्लिप हो गई, आप प्लीज इत्ती को नीचे मत फेंकना। इत्ती अब बिल्कुल चुप रहेगी। लेकिन थोड़ी देर बाद इत्ती कहते हैं, वैसे आपका नेम क्या है? आहार्य स्टेट फेस के साथ, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। उसकी बात सुनकर इत्ती का मुंह बन जाता है और वो गाल फूला कर कहती है, मत बताओ। हाँ फिर हंसते हुए, अरे मैंने तो आपको इत्ती का नाम बताया ही नहीं। इत्ती का नाम इत्ती है। फिर मुंह बना कर, लेकिन इत्ती को अपना नाम बिल्कुल पसंद नहीं। आहार्य जो उसकी बातें अब ध्यान से सुन रहा था, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। थोड़ी देर बाद सिंगर इत्ती अचानक से गाना गाने लगती है, आज मैं नीचे आसमां ऊपर, आज मैं पीछे सामना है आगे। वो गा तो प्यारा रही थी, लेकिन उसने सॉन्ग के लिरिक्स की ऐसी बेइज्जती की थी कि वो सॉन्ग भी खून में आंसू रो रहा होगा। आहार्य उसके गाने की लिरिक्स को सुनकर कहता है, रॉन्ग लिरिक्स गा रही हो तुम। उसकी बात सुनकर इत्ती कहती है, ओफो आप कितने बुद्धू हो, आपको इतना भी नहीं पता कि इत्ती छोटी सी बच्ची है और इत्ती इतने टफ सॉन्ग के लिरिकल को कैसे याद रखेगी। आहार्य गुस्से में बोलता है, इट्स लिरिक्स नॉट लिरिकल। क्या तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं करती? तुम्हारी प्रोनाउंसिएशन बहुत वीक है। अपने लिए इनडायरेक्टली डफर सुनकर तो इत्ती बहुत गुस्सा होकर कहती है, आप बहुत बुरे हो कट्टी। आहार्य कंफ्यूजली कहता है, जो ढंग से बोलना चाहिए वो बोलती नहीं हो, और यह क्या कट्टी। इत्ती गुस्सा में कहती है, कट्टी मतलब इत्ती आपसे गुस्सा है और बात नहीं करेगी। हाँ। आहार्य के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। इत्ती की बातें और उसकी प्यार आवाज उसके वीरान दिल पर सुकून पहुंच रही थी। उसी जंगल के दूसरे साइड एक लड़का और लड़की जो दिखने में करीब 12-14 साल के थे, वो सर झुकाकर खड़े थे। वो छोटी लड़की सर नीचे करके सिसक रही थी। उनके सामने भवानी सिंह जी गुस्से और टेंशन में चक्कर काट रहे थे, और इत्ती की माँ सा, दादी सा और बुआ सा रो रही थी। शिवराज सिंह जी और इत्ती के फूफा सा गार्ड से कुछ बात करे रहे थे। भवानी सिंह जी गुस्से से कहते हैं, इत्ती तो बच्ची है, नासमझ है, लेकिन आप दोनों तो बड़े हैं ना। आप उनकी जिद पर लुका छुपी खेलने के लिए कैसे तैयार हो गए? इतनी देर हो गई है, इत्ती का कुछ पता नहीं है। अगर उन्हें कुछ हुआ तो हम पूरे मनाली में आग लगा देंगे। गुस्से में उनका शरीर कांप रहा था। इत्ती में जान बसती थी उनकी। वो उनके घर की राजकुमारी और सबकी आंखों का तारा थी। वो भवानी सिंह जी की तो उसको देखा बिना सुबह नहीं होती थी। इतना कहकर वो कुछ गार्ड्स के साथ इत्ती को ढूंढने जाने लगते हैं, तो शिवराज जी उन्हें रोककर कहते हैं, बाबा साहब आप आराम करिए, हम इत्ती को ढूंढ रहे हैं। भवानी सिंह जी गुस्से में कहते हैं, हमारी राजकुमारी इतनी देर से लापता है और आपको आराम की पड़ी है, और गार्ड्स के साथ आगे निकल जाते हैं। दूसरी ओर इत्ती और आहार्य ऑलमोस्ट उस जंगल से बाहर निकल जाते हैं और थोड़ा आबादी वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। तभी इत्ती ने कुछ ऐसा देखा जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। एपिसोड 7, आर डोंट डू दैट। आगे इत्ती उस तरफ खुशी से देखती है और अपनी छोटी सी उंगली से उस और इशारा करती है। आहार्य उसकी पॉइंट की गई डायरेक्शन में देखता है तो वहाँ एक नॉर्मल सा रेस्टोरेंट था, दिखने में बेसिक और फेरी लाइट से डेकोरेटेड। कई छोटे बड़े प्लांट्स और फ्लावर्स लगे हुए थे। वो कोई हाई क्लास रेस्टोरेंट तो नहीं था, लेकिन दिखने में सिंपल और आई कैशिंग था। स्पेशली वहाँ लगी कलरफुल फेरी लाइट्स जिन्होंने ही इत्ती को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था।
इत्ती को कलरफुल और शाइनी क्यूट स्टफ्स बहुत पसंद थे। आहार्य उस रेस्टोरेंट को देखते हुए इत्ती से भावहीन होकर कहता है, ये तो एक नॉर्मल सा रेस्टोरेंट है। उसकी बात पर इत्ती उसको बोली, हाँ देखो कितना कलरफुल और ब्यूटीफुल है न, जब यह बाहर से दिखने में इतना ब्यूटीफुल है तो इसका खाना हम कितना टेस्टी होगा, और अपनी टंग से अपने लिप्स को लिक करती है। उसकी बात सुनकर आहार्य उससे रूड वॉइस में बोलता है, तुमने मुझसे अपनी फैमिली को ढूंढने की हेल्प मांगी थी और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी यह सिली डिमांड्स भी पूरी करूं, नेवर। उसकी बात सुनकर इत्ती मुंह बनाकर बोली, साफ साफ बोलिए ना, आपको अपने पैसे बचाने हैं। लेकिन इत्ती तो कितनी छोटी सी बच्ची है, और इत्ती का टमी भी इत्तू सा है, तो इत्ती इत्तू सा ही खाएगी और जिद्दी बच्चे की तरह जिद करते हुए अपने पैर हिलाने लगती है। आहार्य को उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है। एक तो ये लड़की अभी भी उसके कंधे पर किसी महारानी की तरह बैठी थी, ऊपर से उसे इरिटेट किए जा रही थी। वो चिल्लाते हुए कहता है, शट अप एंड स्टॉप डूइंग ऑल दिस स्टूपिड थिंग्स। उसके इतने तेज चिल्लाने से इत्ती बुरी तरह सहम जाती है और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ जाते हैं, और वो धीरे धीरे सुबकने लगती है, और सुबकते हुए कहती है, इस बार इत्ती के आंसू सच में बिल्कुल रियल है, आपने इत्ती को हाथ दिया, और रोने लगती है। उसको रोता देख आहार्य को रियलाइज होता है कि उसने शायद थोड़ा ज्यादा डांट दिया। आहार्य सिंह राजपूत को पहली बार किसी को डांटने का थोड़ा गिल्ट हो रहा था। आहार्य कुछ सोचकर अपने कदम उस रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ा देता है। इत्ती अभी भी धीरे धीरे रो रही थी। आहार्य उसको लेकर बिल्कुल कोने की एक टेबल पर जाता है, क्योंकि भीड़ भाड़ में उसको बहुत फ्रस्ट्रेशन होती थी। ना ही वो ऐसी जगह पर अपनी पूरी लाइफ में कभी आया था, लेकिन इस जिद्दी लड़की के लिए ही उसने ऐसा किया। उनकी टेबल बिल्कुल कोने में थी, और आसपास की टेबल्स खाली थी। वहां जाकर उसने इत्ती को अपने शोल्डर से आराम से उतार कर एक चेयर पर बिठाया। इत्ती अब तक चुप हो गई थी, लेकिन वो अभी भी आहार्य से बहुत नाराज थी और चुपचाप अपने गाल फूलाकर बैठी थी। ये देखकर आहार्य ने एक गहरी सांस ली। तभी उनके पास एक आदमी आया जिसने वेटर की यूनिफॉर्म पहन रखी थी, और रिस्पेक्टली आहार्य को ग्रीट करते हुए बोला, हेलो सर, आप क्या ऑर्डर करना चाहते हैं? इत्ती ने जब ये देखा कि उन अंकल ने उसकी जैसी क्यूट लड़की को इग्नोर करके उसके सामने बैठे गंदे लड़के जिसने उसे अभी अभी डांटा था उससे ऑर्डर के लिए पूछा, तो वो बहुत गुस्सा हो गई, और टेबल पर अपने छोटे छोटे हाथों से हिट करके गुस्से से लेकिन मासूमियत से बोली, अंकल क्या आपको इत्ती दिखाई नहीं दे रही है? आपको उनसे नहीं इत्ती से पूछना था, भूख उनको नहीं इत्ती को लगी है। अब जाकर वेटर ने उस क्यूट लड़की को देखा। एक्चुअली टेबल इतनी बड़ी थी और चेयर्स कम हाइट की, जिससे छोटी सी इत्ती वेटर को नजर ही नहीं आई। उसने स्माइल के साथ कहा, सॉरी बेटा, आप क्या खाना चाहेंगी? इत्ती स्माइल करते हुए बोली, आपके पास जो भी है सब ले आइए। इत्ती थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लेगी, फिर जो इत्ती को अच्छा लगा वो खा लेगी। वेटर को इत्ती की तरफ स्माइल करते देख आहार्य का चेहरा सख्त हो गया था, लेकिन इत्ती की बात सुनकर उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। लेकिन इत्ती की यह बात सुनकर तो वेटर की हालत खराब हो गई। उसने एक बार कंफर्म करने के लिए कहा, आई शो मैम। इत्ती ने सहमति में खुशी से अपना सर 3 बार हाँ में हिलाया। वेटर ने आहार्य की तरफ देखा जैसे उससे कंफर्मेशन मांग रहा हो। आहार्य ने सहमति में हल्का सा सर हिलाया और हाथों से उसको यहाँ से जाने का इशारा किया। वेटर कुछ असमंजस और कुछ खुशी के भाव से वहां से चला गया। टेबल पर अपने हाथ पटकने की वजह से इत्ती के सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ लाल हो गए थे और दर्द कर रहे थे। वो अपने हाथों पर फूंक मांगने लगती है, लेकिन गुस्सा अभी भी उसकी नाक पर था। ये देखकर आहार्य उसके सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों को अपने अपने सख्त हाथों में हाथों से हल्के हल्के सहलाने लगता है, लेकिन इत्ती गुस्सा होने के बावजूद भी उसे नहीं रोकती और उसकी अटेंशन एंजॉय करती है, लेकिन अपने फेस पर नहीं दिखाती। उसकी नाक अभी भी गुस्से से फूली हुई थी। इत्ती ने इतना सारा खाना इसलिए ऑर्डर किया था क्योंकि एक तो वो खाने के मामले में बहुत चूसी थी, वो कुछ सेलेक्टिव चीजें ही खाती थी। दूसरा, वो आहार्य के बहुत सारे पैसे खर्च करा कर उसको उसे डांटने के लिए पनिश करना चाहती थी। लेकिन मासूम इत्ती को क्या पता कि उसके सामने
आहार्य सिंह राजपूत है, उसके लिए इतने पैसे ऐसा है जैसे समुद्र में से कोई एक बूंद पानी निकाल ले। कुछ टाइम बाद उस बड़ी सी टेबल पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिशेस रखी थी। इतना सब खाना देखकर इत्ती की आंखें चमक गई और उसके मुंह में पानी आ गया, लेकिन वो जिस चेयर पर बैठी थी उसकी हाइट कम थी और उसके छोटे छोटे हाथ टेबल तक नहीं पहुंच पा रहे थे। इत्ती उदास हो गई, लेकिन कुछ सोचकर उसकी आंखें चमक गई। आहार्य लगातार इत्ती को बिना किसी भाव के देखे जा रहा था। इत्ती जल्दी से अपनी टेबल से नीचे कूदती है और आहार्य के पास जाकर जल्दी जल्दी में उसकी गोद में चढ़कर थोड़ा कसमसाते हुए बैठ जाती है। आहार्य जो लगातार इत्ती को देखे जा रहा था, वो उसके ऐसा करने से एक पल के लिए ठिठक जाता है, पर अगले ही पल वो इत्ती को पकड़कर ठीक से अपनी गोद में बिठा लेता है ताकि वो गिर न जाए। अब तक इत्ती अपनी सारी नाराजगी भूल चुकी थी। वो अब आहार्य की गोद में बैठी थी तो वो टेबल तक पहुंच गई थी। वो टेबल से एक स्टील स्पून उठाती है और उसको अपने चेहरे के सामने कर अपनी गर्दन लेफ्ट राइट करके अपना फेस उसमें देखती है और एंड में अपने आप को उसमें देखकर अपनी टंग बाहर निकाल कर खुद को चिढ़ाकर हंसने लगती है। फिर उस स्पून को वापस टेबल पर रख सामने रखे बर्गर को उठाती है और उसने ऊपर के बन को हटाकर उसमें से ऑनियन, टमेटो, लेटस की स्लाइसेस को निकालकर आहार्य की तरफ मुड़कर उसके मुंह के पास कर देती है। आहार्य अपनी एक आईब्राव ऊपर करके कहता है, व्हाट? इतनी मासूम सा फेस बनाकर कहती है, इट्टी डोंट लाइक वागीज, और बुरा सा मुंह बना लेती है। फिर एक पप्पी फेस बनाकर कहती है, तो आप ये खा लो दादा सा कहते हैं, ये बहुत हेल्दी होता है। और फिर आहार्य की चापलूसी करते हुए, इससे आपके मैसल्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। आहार्य आंखें चढ़ते हुए कहता है, दैट्स मसल्स नॉट मैसल्स, और फिर उसके हाथों से वो वागी स्लाइसेस लेकर उसके मुंह के पास करके, अगर इतना ही हेल्दी है तो तुम ही खा लो, वैसे भी तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। वो अभी बोल ही रहा था कि इतनी जल्दी से उसके हाथ से स्लाइसेस लेकर उसके मुंह में डाल देती है। फिर ताली बजाते हुए, ये हुई ना बात, अब आप लग रहे हैं गुड बॉय, पहले जब आपने मुझे डांटा था तब आप बैड बॉय थे। और इत्ती देखो कितना बोलती है, क्योंकि बोलने के लिए एनर्जी चाहिए और इत्ती के पास वो ऑलरेडी बहुत सारी है, क्योंकि इत्ती तो बहुत प्यारी प्यारी बातें करती है, लेकिन आप तो इतना कम बोलते हैं, मतलब आपके पास एनर्जी नहीं है। फिर सीरियस फेस के साथ, आपने इत्ती की हेल्प की तो इत्ती को भी एनर्जी देने में आपकी हेल्प करनी चाहिए। हम आहार्य गुस्से से उसको कुछ बोलना वाला होता है कि इत्ती जल्दी से सामने मुड़कर अपने सर पर मारते हुए कहती है, अरे अरे, इत्ती ने तो आपको बताया ही नहीं, दादा सा कहते हैं, खाते वक्त बोलते नहीं है, इट्स बैड मैनर। उसके चेहरे की स्माइल इस वक्त ऐसी थी जैसे उसने आहार्य को कोई ऐसी बात बताई है जो आज से पहले आहार्य को मालूम ही नहीं थी। इन शॉर्ट, वो अपने आप को दादी अम्मा समझ रही थी। आहार्य उसको खा लेता है, फिर उससे बोलता है, अब चुपचाप खाओ विदाउट एनी टैंट्रम्स। इत्ती बर्गर का ऊपर वाला बन उठाती है और उसको सॉस में डिप करते हुए उसका एक बाइट लेती है और आंखें बंद करके उसका टेस्ट लेते हुए कहती है, हम ये तो कितना टेस्टी है। फिर दूसरा बाइट लेते हुए, नहीं यह पहले टेस्टी नहीं था, ये तो इत्ती के टच करने से टेस्टी हो गया है। हाँ यही है। इत्ती जो कुछ देर पहले आहार्य को खाना खाते वक्त बात न करने का ज्ञान दे रही थी, पर मासूम इत्ती शायद ये भूल गई थी कि उसे यह बात खुद पर भी अप्लाई करनी होती है। उसकी बातें सुन के आहार्य अपने मन में खींचता हुआ कहता है, ये शैतान बच्ची बहुत ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है। ये सोचकर लाचारी में सर हिलाता है। इत्ती ऐसे खा रही थी जिससे आहार्य को गुस्सा आ रहा थे। एक तो उसको ओसीडी थी, वो गंदगी बर्दाश्त नहीं करता था। वो अकेले रहता था और उसके महल में भी डाइनिंग टेबल पर भी वो जिस चेयर पर बैठता था उसके आसपास की कुछ चेयर खाली रहती थी। उसका परिवार उसके सामने बैठता था, एक तरह से वो वहां रहकर भी नहीं रहता था। ऐसा उसके साथ पहली बार हो रहा था जहां वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। ना ही वो कुछ करना चाहता था। इत्ती की बातें, उसकी हरकतें उसे सुकून का एहसास करा रही थी। फिर आहार्य टिश्यू से उसको मुंह और हाथ जिसमें सॉस लगता था उसको साफ करते हुए रूडली कहता है, ठीक से खाओ, यह क्या बच्चों के जैसे खा रही हो। पहली बार आहार्य ऐसे किसी की केयर कर रहा था। उसकी बात पर इत्ती, जिसके मुंह में बर्गर भरा हुआ था जिससे उसके गाल और भी फूल गए थे, वो उसे चबाते हुए कहती है,
अम्मम तो इतनी बक्की ही है, हाँ तो इतनी बच्ची ही है। और वापस से खाने लगती है। आहार्या एक गहरी सांस लेकर उसके फेस को टिश्यू से साफ कर रहा था और उसको पानी पिला रहा था ताकि उसके गले में खाना न फंस जाए। ऐसे ही इत्ती नूडल्स उठाती है और नूडल्स खुद खाती है और शिमला मिर्च आहार्य को खिलाती है। ऐसे ही वो कई डिशेज के साथ करती है जो जो उसमें वागीज उसको पसंद नहीं थी वो आहार्य की को अपने हाथों से खिलाती है और बाकी का खुद खाती है। इत्ती की नज़र में तो वो आहार्य की हेल्प कर रही थी एनर्जी गेन करने में, और खुद पर बहुत प्राउड फील कर रही थी कि वो कितनी अच्छी है। आहार्य उस छोटी सी लड़की की चालाकी देख रहा था लेकिन वो इस बार कुछ नहीं कहता और चुपचाप चाप खा लेता है जो जो इत्ती उसे खिला रही थी। लेकिन वहाँ राणा सिंह जी का परिवार इत्ती को पागलों की तरह हर जगह ढूंढ रहा था। राणा सिंह जी को अपनी बरसों पहले की एक बात रील की तरह आंखों में कौंध रही थी और वो और ज्यादा इत्ती के लिए घबरा रहे थे इत्ती के ना मिलने से। अपना मनपसंद का खाने के बाद इत्ती ओरियो चॉकलेट मिल्क शेक के गिलास को अपने दोनों हाथों से उठाती है और उसको पीते हुए एक स्माइल के साथ कहती है, इत्ती लव्स ओरियो चॉकलेट मिल्क शेक, और सारा मिल्क शेक पी जाती है। फिर ग्लास को टेबल पर रखकर अपने होठों पर जो मिल्क शेक की वजह से मुझे बन गई थी उसको अपनी छोटी सी टंग से लिक करते हुए कहती है, मम्मम इट्स सो यमी। थोड़ी देर बाद इत्ती का पेट फुल हो जाता है और वो किसी आलसी बिल्ली की तरह आहार्य की गोद में पसर कर उसके ऊपर बैंठ होकर बैठ जाती है और एक डकार के साथ अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहती है, इत्ती का पूरा टमी फुल हो गया। लेकिन फिर अचानक एटीट्यूड से सीधी बैठकर अपने एक पैर पर दूसरा पर चढ़ाकर एटीट्यूड से कहती है, इत्ती इट्स बैड मैनर्स, व्हाट आर यू डूइंग दिस, यू आर प्रिंसेस सो बिहेव लाइक एन प्रिंसेस। आहार्य उसकी ड्रामेबाजी देखकर अपनी आंखें चढ़ाते हुए उसके गालों को खींचते हुए कहता है, बहुत जल्दी याद आ गया तुम्हें कि तुम एक प्रिंसेस हो और तुम्हें एक प्रिंसेस की तरह मैनरली बिहेव करना चाहिए। इत्ती अपने गालों को छुड़ाते हुए बोली, आह डोंट डू दिस। गाल खींचने से गाल लटक जाते हैं जैसे मुंह खुला रखने से होंठ मोटे हो जाते हैं। और इत्ती के गाल लटक गए तो वो और फूले हुए लगेंगे, फिर सब इत्ती को बेबी रसगुल्ला बोलकर चिढ़ाएंगे। उसके इस यूजलेस और बचकाने लॉजिक पर आहार्य उसके गाल छोड़ते हुए भावहीन होकर बोला, ये कैसा बेसलेस और यूजलेस लॉजिक है। इत्ती स्टाइल से स्माइल से करते हुए बोली, यह इत्ती का लॉजिक है और ऐसा सच में होता है। आहार्य उसकी बात पर कुछ नहीं कहता और उसे अपने गोद से नीचे उतार कर ठीक से नीचे खड़ा करता है और अपने वॉलेट से काफी सारे नोटों की गड्डी निकाल कर टेबल पर रखता है। टेबल पर अभी भी बहुत सारी डिशेज बिना छुए रखी थी, जिसे इत्ती ने टच भी नहीं किया था क्योंकि उसने बहुत सारा खाना ऑर्डर किया था और वो थी तो छोटी सी बच्ची ही कितना खाती। आहार्य उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगता है। इत्ती को बाहर कुछ दिखता है और वो अपना हाथ आहार्य के हाथ से जल्दी से छुड़ाकर उस तरफ भागते हुए जाती है। आहार्य अपनी लाल हो चुकी आंखों से एक नजर अपने उस हाथ को देखता है और इत्ती को भागते देख वो भी जल्दी से उसके पीछे जाता है। इत्ती भागते हुए एक औरत जो रेस्टोरेंट के सामने अपने रोते हुए करीब 4-6 साल के दो बच्चों के साथ बैठी थी उनके सामने खड़ी होकर अपने कमर दोनों हाथ रखकर हाफते हुए उन बच्चों से कहती है, तुम दोनों रो क्यों रहे हो, क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया? इत्ती को बताओ, वो उसे सबक सिखाएगी और अपने हाथों की मुट्ठी हवा में लहराती है जैसे वो उन बुरे लोगों को जिन्होंने इन बच्चों की परेशान किया मार रही हो। रेस्टोरेंट खुला था ताकि कस्टमर खाते हुए बाहर मनाली की वादियों का लुत्फ उठा सके, इसलिए जब इत्ती आहार्य के साथ बाहर आ रही थी तो उसकी नजर उन रोते हुए बच्चों पर गई और वो उनके पास आ गई। अब तक आहार्य भी इत्ती के पास पहुंच गया था और वो इत्ती की बातें सुनने लगा। अपने सामने इतनी प्यारी लड़की और उसके साथ एक बड़े से लड़के को देखकर वो और उदास होते हुए कहती है कि एपिसोड 8, आज 12 साल बाद फिर तुम मेरे सामने हो, मेरा सुकून मेरा जुनून बनकर। वो औरत अपने सामने इतनी प्यारी लड़की और उसके साथ एक बड़े से लड़के को देखकर उदास होते हुए कहती है कि बेटा, मैंने और मेरे बच्चों ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। हाँ, मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकल दिया क्योंकि मैं उनको बेटा नहीं दे पाई। मैं एक अनाथ हूँ और इतनी पढ़ी लिखी भी कि कुछ करके इनको खिला सकूं।
इत्ती को उनकी बात कुछ खास समझ तो नहीं आई, लेकिन उसको इतना जरूर समझ आ गया कि इन बच्चों को भूख लगी है, लेकिन आहार्य को सब समझ आ रहा था। वैसे भी यह हमारे समाज की एक बहुत की घटिया सच्चाई है, जहां अब भी कुछ लोग बेटा बेटी में भेदभाव करते हैं। इतनी जल्दी से भागते हुए वापस रेस्टोरेंट में गई। आहार्य और वो औरत उसे देखने लगे। इत्ती वापस अपनी टेबल पर गई जहां उन्होंने खाना खाया था, और मुश्किल से चेयर पर चढ़कर टेबल से वो प्लेट उठाई। कुछ देर बाद इत्ती अपने हाथों में अपनी बची वही डिशेज लेकर उस औरत के सामने रख दी। कोई कुछ समझ पाता वो भागकर वापस टेबल पर गई और एक और डिश की प्लेट लाने लगी। उसकी हरकत पर वो औरत हैरत और खुशी से उस बच्ची को देखने लगी। आहार्य के चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई। उसने काउंटर पर खड़े वेटर को हाथ से कुछ इशारा किया तो वो वेटर जल्दी से हरकत में आया, क्योंकि उसको इतना तो मालूम चल गया था कि आहार्य कोई नॉर्मल पसंद नहीं है, क्योंकि उसने टेबल पर जितने पैसे रखे थे वो खाने के बिल से 3 गुना ज्यादा थे। और रेस्टोरेंट ओपन होने की वजह से सब उस प्यारी सी बच्ची की यह प्यारी सी हरकत देख रहे थे। वेटर जल्दी से इत्ती के हाथ से प्लेट लेकर बोला, मैम आप रहने दीजिए, मैं करता हूँ। इत्ती ने वो प्लेट उसे दे दो और प्यारी सी स्माइल करते हुए बोली, ओक अंकल। और फिर वापस भागकर आहार्य के पास आकर उसका हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। आहार्य लगातार उसे ही देखे जा रहा था, और जैसे ही इत्ती ने उसका हाथ पकड़ा उसने सुकून से अपनी आंखें एक पल बंद कर ली। वेटर ने एक एक करके सारी डिशेज उस औरत के सामने रख दी। इस औरत को तो सब सपने जैसा लग रहा था। उसने खुशी से रोते हुए कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने मेरे और मेरी बेटियों के लिए इतना कुछ किया। तुम बहुत अच्छी हो, ऊपर वाला हमेशा तुम्हें खुश रखे। उस औरत की बात सुनकर इत्ती खुशी से बोली, आई नो आंटी, इत्ती बहुत अच्छी है और इत्ती हमेशा खुश भी रहती है। फिर थोड़ा उदास होकर, बट आप इत्ती के लिए यह प्रे करो कि इत्ती को इस बार एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आए और सब इत्ती की इत्ती सारी तारीफ करे। फिर अपने दांत दिखाते हुए, वो क्या है ना, इत्ती है तो बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन इत्ती के बस मार्क्स ही काम आते हैं। उसकी इस बात पर आहार्य फ्रस्ट्रेशन से एक हाथ से अपने माथे को दबाते हुए मन में कहता है, इस लड़की को बस मौका चाहिए अपनी तारीफ करने का, सेल्फ ऑब्सेस्ड। वो औरत हंसते हुए कहती है, जरूर करूंगी। इत्ती की नजरें रोड के दूसरे साइड जाती है और उसकी आंखें नॉर्मल से बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि सामने उसके दादा सा और उनके गार्ड्स लोगों से कुछ पूछ रहे थे। इत्ती खुशी से जल्दी से अपना हाथ आहार्य के हाथ से छुड़वाकर एक दो कदम चलती है, लेकिन फिर कुछ सोचकर आहार्य के पास आती है। आहार्य ने भी भवानी सिंह जी को देख किया था। इत्ती जल्दी से आहार्य के पास आकर उसका हाथ पकड़कर उसको नीचे झुकने का इशारा करती है। आहार्य उसका इशारा समझ हल्का सा झुक जाता है। इत्ती जल्दी जल्दी बोलती है, इत्ती को अब जाना होगा, इत्ती के दादा सा इत्ती को ढूंढ रहे हैं। आपने इत्ती की इतनी हेल्प की, उसके लिए इत्ती आपको। और फिर अपने बालों से पिंक एंड व्हाइट डायमंड की क्लिप निकल कर उसके हाथों में देती है और कहती है, यह इत्ती की फेवरेट क्लिप है। इत्ती इसे किसी को हाथ भी नहीं लगाने देती और हमेशा अपने पास रखती है, लेकिन आप इत्ती को अपने हाथों को फैला इतने ज्यादा पसंद आए, इसलिए इत्ती आपको ये दे रही है। आप इसे हमेशा अपने पास रखना और इस क्लिप का ख्याल रखना अपना। फिर आगे, आपने इत्ती को अब तक अपना नाम नहीं बताया, इत्ती ने तो बता दिया आपको। आहार्य कुछ पल रुककर कुछ सोचकर इत्ती को जुनून के साथ देखकर बोला, आर्यन। इत्ती जल्दी से उसके गाल पर एक क्विक चिक किस करती है और उसका हाथ छोड़कर भागते हुए जाती है। फिर एक बार पीछे मुड़कर आहार्य को एक प्यारी सी स्माइल के साथ आई विंक करके अपने दादा सा के पास भाग जाती है। आहार्य सीधे खड़े होकर इत्ती को एक तक अपनी आंखों में लॉट्स ऑफ इमोशंस लिए देख रहा था, और फिर अपने हाथों में दिए उस क्लिप को देखता है और उसको अपनी मुट्ठी में ऐसे समेट लेता है जैसे वो इत्ती की यादें हो और उसके लिए बेहद जरूरी हो। वो एक तक इत्ती को देख रहा था कि 3-4 गार्ड उसके पास आते हैं। उनमें से एक आहार्य के कान में कुछ कहता है। आहार्य इत्ती को देखते हुए ही हाँ मैं सर हिलाता है। फिर एक नज़र उस औरत को देखकर अपने दूसरे गार्ड को कुछ इंस्ट्रक्ट करता है और वहां से एक नज़र फिर से इत्ती को देखकर चला जाता। इत्ती भागकर भवानी सिंह के पास जाती है और उनके पैरों से लिपट जाती है। भवानी सिंह जी ठिठक कर नीचे देखते हैं तो उनके पैरों को इत्ती हक करके खड़ी थी। इत्ती को देखकर उनकी आंखें हल्की नम हो जाती है और ऐसा लगता है कि किसी ने उनकी छीनी हुई सांस वापस लौटा दी।
और वो जल्दी से इत्ती को गोद में उठाकर उसके पूरे चेहरे को चूमते हुए उसे कसकर गले लगा कर कहते हैं, माय प्रिंसेस कहाँ थी आप, आपने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। इत्ती उनकी गोद में कसम साते हुए कहती है। दादा सा इत्ती का कचुम्बद बन गया। राणा सा हंसते हुए अपनी पकड़ थोड़ी ढीली करते हैं और इत्ती से सब पूछते हैं। इत्ती सैड होकर कहती है, इत्ती गुम गई थी और एक एंजल ने मेरी हेल्प की और खुशी से ताली बजाती है। भवानी सिंह जी को एंजल का कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो उससे कुछ नहीं पूछते और उसका सर अपने कंधे पर प्यार से रखते हैं। उनके लिए इतना ही काफी था कि उनकी जान से प्यारी प्रिंसेस उनके पास थी। अगर इत्ती को कुछ होता तो वो जी नहीं पाते और उसे लेकर वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो अपनी कार में आकर इत्ती को लेकर बैठते हैं और उसको अपनी पास वाली सीट पर बैठते हैं तो इत्ती सी पर पसर कर लेट जाती है जैसे वो कोई आलसी बिल्ली हो। भवानी सिंह जी प्यार से उसके पैरों को अपने पैरों पर रखते हैं और हल्के हाथ से सहलाने लगते हैं। वो भले की कितनी भी घमंडी क्रूर राजा हो, लेकिन अपनी इस जिद्दी पोती के लिए वो अपने सारे घमंड को साइड रख देते हैं और उसकी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जिद को पूरा करते हैं। इत्ती के ना मिलने से उनको अपने जान सूखती हुई सी महसूस हुई थी। कुछ देर में इत्ती सो जाती है तो भवानी सिंह जी उसको एक ब्लैंकेट से कर देते हैं। आहार्य के चेहरे पर हवा का झोंका आकर पड़ता है और वो प्रेजेंट में वापस आता है और सनकियों की तरह सामने पूरे चांद को देखकर कहता है, उस मुलाकात के बाद मैंने कभी तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की। मैं चाहता तो बहुत आसानी से तुम्हारा पता लगा लेता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। इन 12 सालों में मैंने हमारी उस पहली मुलाकात की यादों को संभाल कर अपने दिलो दिमाग में रखा। मुझे पता था एक न एक दिन तुम मेरे सामने आओगी और आज 12 साल बाद फिर तुम मेरे सामने हो, मेरा सुकून, मेरा जुनून, मेरी होने वाली बीवी बनकर, और बहुत जल्द हमेशा हमेशा के लिए तुम मेरी हो जाओगी। मुझे मेरी इन 12 सालों की तड़प का फल मिल गया है। अब तुम्हें कोई मुझसे दूर नहीं कर सकता है। तेरे सिवा हो जाता है सब छू मंतर। मैं संवर जाऊंगा तू मुझे छू अगर, बिखर ही जाऊंगा तुझ में रम जाऊं मैं झूम झूम कर। तुझे पता मेरा दिल है महफूज घर, मैं कहना जो चाहूं महसूस कर। मैं तो चाहता हूं मेरा महसूस कर, कह दे कुछ यूं न तू कंफ्यूज कर। आहार्य अपनी ब्लैक शर्ट को निकालकर कार की बोनट पर रखता है। इसी के साथ उसके बैक पर बना पाइथन का टैटू जो चांद की रोशनी पड़ने पर चमक रहा था, जो उसको और खतरनाक बना रहा था। वो किसी बेहद क्रूर राजा की तरह लग रहा था। फिर वो कार के बोनट पर लेट जाता है। उसका एक हाथ उसके सर के पीछे था। काला आसमान, काले पहाड़ और उस डरावने माहौल में आहार्य अपनी ब्लैक कार की बोनट पर ओनली एक ब्लैक पैंट पहन कर लेता हुआ था। रात में ठंडी हवा उसके खुले शरीर पर पड़ रही थी, लेकिन आहार्य को न ठंड का एहसास था न कुछ। उसकी आंखें बंद थी और चेहरे पर एक जुनून और किसी जंग को जीत जाने का सुकून था। इधर सिरोही भवानी सिंह जी का महल। भवानी सिंह जी और शिवराज सिंह जी अपने स्टडी में बैठे किसी प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहे थे। तभी एक तेज आवाज के साथ स्टडी का गेट खुलता है और शिवाय अंदर आता है और भवानी सिंह जी के सामने खड़े होकर गुस्से में कहता है, आप अभी से मेरी बहन की शादी नहीं करा सकते हैं। वो अभी 19 साल की है और उस आहार्य सिंह राजपूत से तो बिल्कुल नहीं। आप भी जानते हैं कि वो कितना गुस्सैल और क्रूएल है और इतनी बेहद मासूम, उनका कोई मेल नहीं। उसकी बात सुनकर भवानी सिंह जी के चेहरे के भाव नहीं बदले, लेकिन शिवराज सिंह जी गुस्से से शिवाय से बोले, शिवाय ये क्या तरीका है अपने दादा सा से बात करने का। लेकिन भवानी सिंह जी ने उन्हें हाथ दिखाकर रोक दिया। फिर शिवाय को देखकर बोले कि इत्ती आपकी बहन से पहले हमारी पोती है और हमें आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि इत्ती की शादी जल्दी क्यों करनी है। इससे पहले वो लोग इत्ती तक पहुंचे, हमें इत्ती की शादी आहार्य से करनी होगी। आहार्य से अच्छा जीवन साथी इत्ती के लिए कोई नहीं है और हमने अपनी तजुर्बी आंखों से आहार्य की आंखों में इत्ती के लिए बेहद प्यार और जुनून देखा है। इन सब से बेखबर इत्ती अपने कमरे में अपने लार्ज साइज टेडी को हग करके सो रही थी। इन सब से बेखबर शिवाय और प्रैक्ति इत्ती के कमरे में हर रात की तरह जाकर उसके सर पर हाथ फेरते हैं और उसे ठीक से ब्लैंकेट से कवर कर उसके रूम का डोर बंद करके चले जाते हैं। एपिसोड 9 विश। जयपुर। आहार्य की बॉडी पर सूरज की पहली किरण पड़ती है। वो उठकर अपनी शर्ट पहनता है और अपनी ब्लैक कार में बैठकर तेज रफ्तार से गाड़ी स्टार्ट कर उस पहाड़ी से निकल जाता है। सिरोही।
धूप की किरण बड़ी सी खिड़की से होती हुई इत्ती के ऊपर गिरती है। इत्ती, जिसका एक पैर अपने टेडी बियर के ऊपर था और उसका आधा ब्लैंकेट जमीन पर पड़ा था, वो अनमने ढंग से उठकर बैठ जाती है और आधा ब्लैंकेट भी नीचे फेंक देती है। और जब उसकी नज़र अपने साइड टेबल पर रखी टेबल क्लॉक पर शो हो रही डेट पर जाती है, वो एकदम से हड़बड़ी में उठकर बाथरूम में जाती है और जल्दी जल्दी ब्रश करके फॉर्मेलिटी के लिए नहाकर ट्रैक पैंट और कैजुअल टॉप पहनकर बाहर आती है। उसके बाल अभी भी गीले थे और बेग तरीके से उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे। और इत्ती अपना मिनी लैपटॉप ओपन करके अपने स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट देखने लगती है, क्योंकि आज उसका रिजल्ट आने वाला था। रोल नंबर रिक्वायरमेंट में जैसे ही रोल नंबर डालने वाली होती है, उसके हाथ रुक जाते हैं और वो अपने सर खुजाते हुए कहती, अरे यह मेरा रोल नंबर क्या है। फिर वो उस दिन को याद करती है जिस दिन उसका लास्ट पेपर था और अपने रूम में आकर उसने एक नज़र अपने एडमिट कार्ड को लापरवाही से देखकर एटीट्यूड से कहा, तुम में ऐसी कोई खास बात नहीं जो तुम इत्ती सिंह के पास रहो हो, और लापरवाही से उसको फेंक देती है। और फिर अपना बाकी स्टफ बेड पर फेंक खुशी खुशी कूदते हुए बाथरूम में चली गई। मसलन आज वो बहुत खुश थी। ये याद आते ही इत्ती का मुंह रोने जैसा हो गया और उसने मुंह बनाते हुए खुद से कहा, किसी ने सही कहा है, सबको अपने गुनाहों का फल भुगतना पड़ता है, जैसे मुझे आज भुगतना पड़ रहा है। अब रिजल्ट कैसे देखूं? पक्का इस बार भी मैंने टॉप किया होगा, लेकिन एक बार देख लूं तो सही रहेगा। ये बोलकर वो हर जगह अपने एडमिट कार्ड को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता। वो हाफते हुए खुद से कहती है, पक्का यह आज मुझसे उस दिन का बदला ले रहा है। फिर एक बार बेड के नीचे झुककर देखती है, तो एडमिट कार्ड उसके बेड हेडरेस्ट के नीचे बैठकर आराम कर रहा था। इतनी मुश्किल से उसे नीचे से निकालती है, फिर बेड के ऊपर आलती पालती पर कर बैठकर अपना रोल नंबर डालती है। कुछ देर लोड होने के बाद उसका रिजल्ट खुलता है। जैसे कि इत्ती ने उम्मीद की थी, उसने टॉप किया था, लेकिन नीचे से। ये देखकर इत्ती कहती है, जैसा कि मैंने प्रिडिक्ट किया था, नीचे से मैं ही टॉप करूंगी, भला आज तक मेरा ये रिकॉर्ड कोई तोड़ पाया है। तभी उसके फोन पर कॉन्फ्रेंस कॉल आती है। वो खुशी की कॉल पिक करती है तो सामने से एक लड़की कहती है, मेरे 45%, और फिर दूसरी मेरे 48%, फिर तीसरी कहती है मेरे 65%। इत्ती घमंड से कहती है, और मैंने टॉप किया है। इतना सुनते हैं उनमें से एक लड़की जो सोफा पर बैठी थी, वो धड़ाम की आवाज के साथ नीचे गिर जाती है और दर्द से कराहती हुई कहती है, इत्ती क्या सच में तूने टॉप किया है? मैं ये तभी मानूंगी जब रात में सूरज और दिन में चांद निकलेगा। उसकी इस बात पर दोनों लड़कियां भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। उनकी बातें सुनकर इत्ती कहती है, हाँ तो मैंने सच में टॉप किया है, पूरे 38% के साथ रिवर्स डायरेक्शन में टॉप, यानी कि नीचे से। इत्ती की यह बात सुनकर तीनों एक साथ चिल्लाती है, इटी। इत्ती अपने फोन को कुछ पल अपने कान से हटाकर फिर वापस लगाती है और रूठी हुई आवाज में कहती है, क्या इटी टॉप तो टॉप होता है नीचे से करो या ऊपर से, बस फर्क सिर्फ इतना है कि जो ऊपर होता है उसे सब इज्जत देते हैं और नीचे वालों का सब मजाक बनाते हैं। पता नहीं ये दुनिया ऊपर नीचे में भेदभाव करना कब बंद करेगी। उसकी ऐसी बातें सुनकर तो वो तीनों भी सैंटी हो जाते हैं और इत्ती की हाँ में हाँ मिलाते हैं। उनमें से द इमोशनल वन, मिशी, रोते हुए कहती है, हाँ ये दुनिया बहुत बुरी है। तभी रिद्धि कहती है, एक मिनट, इस चश्मिश मेहका के 65%, जबकि हम चारों का बचपन से रिकॉर्ड है, हम चारों के कभी 50% से ऊपर नहीं आए। फिर गुस्से से, पापी, विश्वास घाटी, पाखंडी, तुम हमारी दोस्ती पर कलंक हो, तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया है। भूल गई हमारा वो दोस्ती का नारा, मारेंगे तो साथ मारेंगे और मरेंगे तो साथ मरेंगे। मेहका रिद्धि को शांत करते हुए कहती है, शांत हो जाओ ज्ञानादेवी, यह मेरा नहीं, मेरे ब्रांड न्यू चश्मे का कमाल है। जब से यह मेरी नाक पर चढ़ा है ना, पता नहीं मुझे पड़ाकों वाली फीलिंग आने लगी है। फिर उदास होकर, मैंने कोई धोखेबाजी नहीं की, सब इसकी गलती है। इत्ती सबको शांत करते हुए, शांत त्रिदेवियों, स्कूल में मिलते हैं, स्कूल से मेल आया है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने का, और फिर एक्साइटेड होकर सब मिलकर पार्टी करेंगे पास होने की खुशी में और मेरे टॉप करने की। रिद्धि बोली, पार्टी वो भी तू? राजकुमारी साहिबा, आपके ओवर पॉसिव घर वाले आपको जाने देंगे, और जाने भी दिया तो काले कपड़े पहने मुश्तांडे भी हमारे साथ आएंगे। इत्ती एटीट्यूड से, व्हेन इट्टी इज हियर,
Then why you're taking tension dear? मिलते हैं और बिना किसी की बात सुने कॉल काट देती है और अपने लैपटॉप को बंद करके वो कूदते हुए नीचे सीढ़ियों पर जाती है और अपने दादा सा जो कि सोफा पर बैठे थे उनकी पीठ से लटक कर गुड मॉर्निंग दादा सा, लेकिन तभी उसका ध्यान जाता है कि उसके सभी घर वाले वही हाल में जमा थे और सब एकटक उसे ही देख रहे थे। एक पल के लिए इतनी हड़बड़ा जाती है, फिर खुद को संभाल स्माइल करते हुए कहती है, क्या बात है, आज पूरा राज परिवार राज दरबार में जमा है, कोई राजसभा का डिस्कशन हो रहा है क्या? फिर वही ग्लास टेबल पर रखी फ्रूट बास्केट से एक एप्पल उठाकर उसका एक बाइट लेती है। शिवाय सीरियस वे में, आज आपका रिजल्ट आने वाला था ना, क्या हुआ उसका? ये सुनकर तो इत्ती के गले में सेब का टुकड़ा फंस जाता है और वो खांसने लगती है। प्रकृति जल्दी से इत्ती को पानी पिलाती है और पीठ सहलाती है। फिर शिवाय की डांटते हुए, शिवाय आप ये बात आराम से भी पूछ सकते थे, आपके एक्सप्रेशन देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आप कोई वकील है और इत्ती कोई मुजरिम। सभी घर वाले भी शिवाय को गुस्से से घूरने लगते हैं। ये देखकर शिवाय थोड़ा सा कपका जाता है, फिर अपना गला साफ करके नॉर्मल वॉइस में, हाँ मतलब कि आज तो आपके रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है ना, और जहाँ तक हमें मालूम है आपने चेकआउट भी कर लिया होगा। उसकी बात सुनकर सब इत्ती की तरफ देखते हैं और उसके जवाब का वेट करने लगते हैं। इत्ती अजीब सी हंसी के साथ हाँ हाँ गया रिजल्ट और पूरे 38% के साथ मैंने 12th पास कर ली। फिर उदास होते हुए, इस बार तो मैंने जी जान से मेहनत की थी और मुझे पूरा यकीन था मेरे 95% जोड़ आएंगे, लेकिन ये सब टीचर्स की गलती है, उन्होंने जानबूझकर मेरे मार्क्स काट लिए, मुझसे चिढ़ती जो है ना वो लोग। ये सुनकर शिवाय इत्ती को डांटते हुए कहता है, इत्ती एक तो आपने मेहनत नहीं की और अब आप अपनी गलती दूसरों पर थोप रही है। शिव्य की यह नॉर्मल सी दांत सुनकर इत्ती अपना चेहरा ऐसे बना लेती है जैसे वो अभी रो देगी। ये देखकर सब एक साथ कहते हैं, रोना नहीं। इत्ती एटू सा मुंह बनाकर अपने दादा सा के गले लगकर कहती है, दादा सा देखो ना भाई सा मुझे डांट रहे हैं, एक तो मैंने 12th पास करी फिर भी। भवानी सिंह जी प्यार से उसके सर पर हाथ फेर कर कहते हैं, शिवाय ये क्या तरीका है हमारी राजकुमारी से बात करने का, आपने उन्हें दुखी कर दिया। सब उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं और फिर भवानी सिंह जी अपने बात बढ़ते हुए आगे कहते हैं, आप भूल गए लास्ट टाइम हमारी राजकुमारी के 37% आए थे और इस बार 38%, मतलब इस बार उन्होंने पहले से ज्यादा मेहनत की और कम से कम वो कुछ लोगों की तरफ फेल तो नहीं हुई, पास तो हुई है। सब घर वाले उनकी इस बात पर हाँ में सर हिलाते हैं जैसे वो भी इस बात पर सहमत हो। शिवाय अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा था। फिर इत्ती भवानी सिंह जी का हाथ अपने हाथ में लेकर उनकी चापलूसी करते हुए कहती है, दादा सा वो आज हमें स्कूल में डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने बुलाया है। फिर आगे अपने बातों में और चाशनी घोलकर और फिर हम सब ने मिलकर डिसाइड किया है कि हम सब अपने पास होने की खुशी में कैफे में पार्टी करेंगे। भवानी सिंह जी कुछ कहते इससे पहले शिवाय कहता है, कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की, हम किसी से कहकर आपके डॉक्यूमेंट्स मंगवा देंगे। उसकी बात सुनकर इत्ती तेज में आकर सोफे से खड़े होकर कहती है, हाँ हाँ अब आप लोग हमारी विश क्यों पूरी करेंगे, अब तो हमारी शादी होने वाली है, हम पराए हो गए हैं, अब हम आप लोगों की राजकुमारी कहाँ है। एक तो हमसे बिना पूछे हमारी शादी इतनी उम्र में फिक्स कर दी, फिर अब हमें शादी से पहले ही पराया कर दिया, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, यही दुनिया की रीत है, यही दस्तूर। और आंखों में नकली आंसू ले आती है। जैसा कि ड्रामेबाज इत्ती से सोचा था उसकी बात का असर सब पर बराबर हुआ, यहाँ तक कि शिवाय पर भी। इत्ती तिरछी नजरों से सबके एक्सप्रेशन देखती है और मन ही मन डेविल स्माइल करती है और फिर कहती है, हम जा रहे हैं अपने रूम में। जैसे ही वो जाने को होती है सब एक साथ बोलते हैं, रुकिए। इत्ती तो मन ही मन डांस कर रही थी, जैसा उसने सोचा था वही हो रहा था। वो सैड एक्सप्रेशन के साथ पीछे मुड़ती है और उदासी से सर झुकाकर, और कोई आदेश है हमारे लिए? भवानी सिंह जी इत्ती के पास आकर कहते हैं, ये कैसी बातें कर रही है आप प्रिंसेस, आप तो हम सबको आदेश देती है, फिर आगे अगर आपका इतना ही मन है तो आप जाए और एंजॉय करिए। ये सुनकर इत्ती खुशी से सच्ची दादा सा और उनको टाइटल हक कर लेती है और भागते हुए अपने रूम में चली जाती है। उसके जाने के बाद भवानी सिंह जो अपने भरोसेमंद आदमी को बुलाते हैं और सीरियस होकर, हमारी राजकुमारी की सेफ्टी में कोई कोताही न हो।
वो आदमी अपना सर झुकाकर कहता है, जो हुक्म राजा सा। इतनी खुशी खुशी अपने रूम में जाकर अपने फ्रेंड्स ग्रुप में मैसेज करती है और फिर क्लोजेट में जाकर अपने कपड़े चेंज करती है। कुछ देर बाद वो एक आर्मी पैंट जो कि पीच कलर में थी और ऊपर एक वाइट क्रॉप टॉप जिससे उसकी हल्की हल्की कमर शो हो रही थी, ऊपर एक डस्टी पिंक डेनिम जैकेट पहनकर बाहर आती है और अपने फुल साइज मिरर के आगे खड़ी होकर अपने लंबे बेबी हेयर्स की एक मैसी पोनीटेल बनाती है। उसके एक दो बैंग्स उसके माथे पर बिखर जाते हैं। उसका लुक्स बहुत ही कूल और केयरफ्री लग रहा था, वो किसी कोरियन की तरह लग रही थी और अपना फोन लेकर रूम से बाहर निकल जाती है और हॉल में सबको भी बोलकर बाहर कार में बैठकर ड्राइवर को स्कूल चलने का बोलती है। उससे कुछ दूरी पर 3 कार छुपकर उसकी प्रोटेक्शन के लिए चल रही थी, जिसकी इत्ती को कोई खबर नहीं थी। दूसरी तरफ जयपुर आहार्य की कार एक गगनचुंबी इमारत के पास आकर रुकती है, जिसके सबसे टॉप पर लिखा था असर कॉर्पोरेशन, जो ब्लैक डायमंड से लिखा था और उसकी रोशनी और बिल्डिंग की ऊंचाई इतनी थी कि जयपुर के हर घर की छत से देखी जा सकती थी। यह असर कॉर्पोरेशन सिंबल दिन में तो ब्लैक कलर से शाइन होता था और रात में व्हाइट कलर में। आहार्य का बिजनेस पूरी दुनिया में फैला था और उसकी बहुत सारी सब्सिडरी कंपनीज थी, लाइक एंटरटेनमेंट कंपनी, रियल स्टेट और हर फील्ड में। आहार्य की कार के आगे और पीछे गार्ड्स से भरी 5-5 कार्स थी। सब गार्ड्स जल्दी से बाहर आकर सर झुका कर खड़े हो जाते हैं, उनके हाथों में गन्स थी और उसका असिस्टेंट नमन जल्दी से कार का गेट खोलता है। आहार्य अपनी कोट के बटन को बंद करते हुए बाहर निकलता है। उसके गार्ड्स उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उससे दूरी बनाकर उसको घेर लेते हैं। आहार्य स्ट्रेट फेस के साथ ऑफिस के अंदर जाता, उसके पीछे उसके गार्ड्स और असिस्टेंट थे। आहार्य को देखते ही ऑफिस के ग्राउंड फ्लोर पर पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है और सब अपनी जगह पर खड़े होकर अपना सर झुका लेते हैं। आहार्य बिना किसी पर ध्यान दिया अपनी पर्सनल लिफ्ट में चला जाता है, साथ में उसके गार्ड्स और असिस्टेंट भी। उसकी लाइफ सीधे टॉप फ्लोर पर रुकती है, जो कि पूरी खाली थी। आहार्य के गार्ड्स लाइन से उसके केबिन के बाहर अपनी राइफल लेकर सर झुकाकर बिना किसी एक्सप्रेशन के खड़े हो जाते हैं। आहार्य अपने केबिन में जाता है और उसका असिस्टेंट भी। नमन आहार्य का शेड्यूल बताते हुए, बॉस आज आपकी मीटिंग मिस्टर देसाई के साथ है सिरोही में, अगर आप नहीं जाना चाहते तो। इससे पहले वो अपनी बात पूरी करता, आहार्य उसको हाथ के इशारे से रोक देता है और विदाउट एनी एक्सप्रेशन कहता है, हम जा रहे हैं। एपिसोड 10, इत्ती की एक्टिंग स्किल्स किस दिन काम आएगी। अब आगे आहार्य अपने कार में बैठकर सिरोही के लिए निकल जाता है और उसके आगे पीछे बॉडीगार्ड से भरी कार उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। सिरोही इत्ती की कार उसके स्कूल के बाहर आकर रुकती है। इत्ती कार से उतर कर जैसे ही कार से बाहर निकली, 3 लोगों ने आकर उसको टाइटल हक कर लिया। इत्ती ने भी उन्हें हक कर लिया, फिर चारों एक दूसरे को टाइट हक करके कूदने लगे। ये तीनों कोई और नहीं, रिद्धि, मिशी और मेहका थे और फिर एक साथ चारों स्कूल के अंदर गए और जैसे ही डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के लिए काउंटर पर जाने वाले थे, तभी उन्हें पीछे से एक लड़की की आवाज आई, अरे देखो डफर्स ग्रुप, मतलब इनमें अभी भी शर्म बाकी है कि इतने कम मार्क्स स्कोर करने के बाद भी स्कूल में इतने कॉन्फिडेंस से आ रहे हैं। चारों ने पीछे पलट कर देखा तो एक लड़की जिसने एक मिनी स्कर्ट और ऊपर क्रॉप टॉप पहन रखा था, वो लड़की निशा थी, इत्ती की सबसे बड़ी दुश्मन, जो कि अपनी 2 चमचियों के साथ एरोगेंट वे में अपने हाथों को सीने में बांध कर खड़ी थी। उसको देखकर इत्ती का मुंह बन गया। इत्ती का मूड अच्छा था, इसलिए इत्ती उससे उलझना नहीं चाहती थी, तो वो उसे इग्नोर करके जाने लगी। निशा ने देखा कि इत्ती इसे इग्नोर कर रही है, तो वो जल्दी इत्ती के सामने आकर उसका रास्ते रोक कर कहती है, अब यहाँ तक आ ही गई हो तो अब कैसा मुंह छुपाना। उसकी बात पर इत्ती एटीट्यूड से अपने हाथ अपने अपने चेस्ट पर फोल्ड करके कहती है, निशा लीव माई वे, अदरवाइज कॉन्सिक्वेंसेज विल नॉट गुड फॉर यू। निशा ढीठ की तरह वही खड़ी रहती है और इत्ती से मुस्कुराते हुए कहती है, वैसे मैंने तुम्हारा रिजल्ट देखा, एक्सीलेंट, इस बार भी तुमने टॉप किया, वो भी नीचे से, तुमने अपना रिकॉर्ड कायम रखा है। वेल तुम्हें मैं बता दूं, आई स्कोर 89% मार्क्स। उसकी बात पर इत्ती उसे एक चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ बोलती है,
तुम्हारी दूसरों की जिंदगी में नाक घुसाने की आदत अभी भी नहीं गई, और रही बात 89% की, तो बहुत अच्छे से रेक्टिफिकेशन किया तुमने, लेकिन अफसोस आईक्यू तो तुम्हारा अभी भी 0 है। और अपने साथ खड़ी रिद्धि को हंसते हुए हाई फाई देती है। निशा गुस्से से, इत्ती यू बिच। इतना सुनते ही इत्ती पास रखे डस्टबिन को उठाकर उसका सारा कचरा निशा के चेहरे पर फेंक देती है। और फिर वहां से भागते हुए, अगर मैं बिच हूं तो तुम पिगलेट हो, और हंसते हुए डस्टबिन वही फेंक कर भागने लगती है। निशा गुस्से से, इत्ती इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, और वो भी इत्ती के पीछे भागने लगती है। उसकी दोनों चमचियों को रिद्धि, मेहिका और मीशी पकड़ लेते हैं। आलम यह था कि इत्ती आगे आगे और निशा कचरे से सनी उसके पीछे भाग रही थी। वो लोग कभी सीढ़ियों से होते हुए कैंटीन में जाते हैं, तो कभी कैंटीन की एक टेबल से जंप करते हुए दूसरी टेबल पर। सारी क्लासेस से सब टीचर और स्टूडेंट्स मिलकर दोनों को देखने लगे। शायद यह उनके लिए कोई नई बात नहीं थी, उन्हें इसकी आदत थी। सब लड़कियां चेयर करने लगी, इत्ती इत्ती इत्ती। इत्ती ने भागते हुए ही सबको फ्लाइंग किस दी। प्रिंसिपल्स कैबिन। प्रिंसिपल सर केबिन में बैठे अपनी वाइफ से बात कर रहे थे, जिससे वो बहुत प्यार करते थे। उनके बिना स्कूल में ये कुछ घंटे उनको सदियों डे से लगते थे। भले ही उनकी शादी को 30 साल हो गए थे, लेकिन उनका प्यार अभी भी न्यूली मैरिड कपल्स जैसा था। प्रिंसिपल सर ऑन कॉल। मेरी प्यारी लता, आज खाना मत बनना, आज तो मेरा तुम्हें खाने का मान है। लता शर्माते हुए, इशुशा भी ना बूढ़े हो गए हैं, दादा बन गए हैं, लेकिन अभी भी ऐसी बातें करते हैं। प्रिंसिपल सर एक्साइटेडली, अरे दिल से तो अभी भी हम जवान हैं। वो आगे कुछ बोलते कि उन्हें स्कूल में सबके शोर और तोड़फोड़ की आवाज आती है। वो अपनी चेयर से ऑलमोस्ट गिर गए थे। वो जल्दी से फोन रखते हुए चिल्लाते हैं, इटी तुमने फिर मेरे रोमांस की बैंड बजा दी, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और केबिन से बाहर जाते हैं। अब तक इत्ती वापस उसी जगह पर आ गई थी जहां वो पहले थे, और भागने लगती है। इस बार उसके पीछे उसकी टोली भी, यानी रिद्धि, मीशी और मेहका भी भागते हैं। वो लोग जल्दी से स्कूल के बाहर जाकर इत्ती की कार के पास जाकर बैठ जाते हैं। रिद्धि भी जल्दी से ड्राइवर को ड्राइविंग सीट से निकाल कर उसमें बैठ जाती है। अब तक प्रिंसिपल सर और निशा भी बाहर आ गए थे। इत्ती अपना सर बाहर निकाल कर कहती है, बाय सॉरी, आपसे मिल नहीं पाए। वो क्या है ना, कुछ लोगों ने फालतू टाइम पास कर दिया, बट मैं नेक्स्ट टाइम पक्का आपसे मिलने आऊंगी। और हंसते हुए अपना सर अंदर कर लेती है। रिद्धि जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर देती है और उनकी कार वहां से निकल जाती है। निशा अपने पर पटकती रह जाती है। प्रिंसिपल सर अपने मन में कहते हैं, तुम मुझसे न मिलने आओ वही बेहतर है। तुम स्कूल से चली गई, इससे अच्छी बात क्या होगी। इतने सालों से तुमने मेरे नाक में दम कर रखा है, अब मेरे जानू और मेरे रोमांस में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और खुशी खुशी अपनी वाइफ को फोन लगाकर वापस अपने केबिन में चले जाते हैं। इधर बेचारे ड्राइवर तो अभी भी कंफ्यूज था, उसके साथ हुआ क्या। फिर जब उसे ध्यान आता है कि उसे कार से बाहर फेंक दिया गया, तो वो पीछे से आवाज लगाता है, इत्ती बिटिया, हमें तो अपने साथ लेती जाती। लेकिन अफसोस, तब तक कार जा चुकी थी। इत्ती के कार को जाते देख जो गुड्स इत्ती की प्रोटेक्शन के लिए थे, वो भी इत्ती का पीछा करने लगते हैं। कार में इत्ती और उसके दोस्त अभी भी कुछ देर पहले के इंसिडेंट से हंस रहे थे। मीशी इत्ती से कहती है, यार लेकिन अगर तुम्हारे घर पर यह पता लग गया तो बहुत डांट पड़ेगी। तीनों एक साथ बोलते हैं, शट अप मिश। फिर इत्ती लापरवाही से बोलती लती है, इत्ती की एक्टिंग स्किल्स किस दिन काम आएगी। मेहिका बात बदलते हुए कहती है, यार लेकिन हम पार्टी करने जा कहाँ रहे हैं। ये सुनकर वो तीनों भी जगह का सोचने लगते हैं। तभी रिद्धि कहती है, मैंने सुना है कि माउंट अबू के पास एक पैरागन नाम से बहुत ही लग्जूरियस मॉल खुला है, और उसका ऑनर कोई बहुत ही मिस्टीरियस इंसान है, और उस मॉल का कैफे बहुत शानदार है। यार वही चलते हैं। सब उसकी बात सुनकर सहमत हो जाते हैं। आहार्य की कार का काफिला सिरोही में पैरागन मॉल के आगे आकर रुकती है। यह मॉल आहार्य का ही था। आहार्य का असिस्टेंट उसकी कार का डोर ओपन करता है, तो आहार्य अपने ब्लैक शेड्स पहनकर एरोगेंट वे में कार से बाहर निकलता है, और उसके गार्ड्स उसको चारों तरफ से कवर कर लेते हैं। आहार्य वहां सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया था। सब लोगों का ध्यान रह रहकर उसी तरफ जा रहा था, लेकिन गार्ड्स ने उसे कवर कर रखा था, तो कोई भी उसे देख नहीं पा रहा था।
तभी इत्ती और उसके दोस्त भी वहां पहुंचते हैं और उनकी नजर भी उस वीवीआईपी पसंद पर जाती है, लेकिन आहार्य गार्ड्स के बीच में था तो उनमें से कोई भी आहार्य को देख नहीं पाता और न ही आहार्य इत्ती को, क्योंकि वो आगे निकल चुका था। आहार्य वीआईपी सेक्शन में एक रूम में चला जाता है जहां उसकी मीटिंग होने वाली थी और इत्ती और उसके दोस्त कैफे में थोड़ी देर एंजॉय करने के बाद रिद्धि सबको बोलती है, यार इस मॉल के टॉप फ्लोर पर न एक गजब का क्लब है, हम लोगों ने तो कभी क्लब की शक्ल भी नहीं देखी, चलो चलते हैं, आज मौका भी है दस्तूर भी। उसकी बात पर इत्ती मना करते हुए कहती है, नहीं यार, मैंने नोवेल्स में पढ़ा है ऐसे क्लब में न लोग ड्रिंक स्पाइक कर देते हैं, अगर कोई ऐसा वैसा कांड हो गया तो। उसकी बात पर तीनों उसे घूरते हुए कहती है, तू और तेरी नोवेल्स। इत्ती उन तीनों को अपनी इंडेक्स फिंगर दिखाते हुए कहती है, देखो तुम लोग मेरे दोस्त हो तो मेरे बारे में कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन मेरी नोवेल कलेक्शन के बारे में नहीं, वरना मैं तुम लोग बात नहीं करूंगी। उसकी बात सुनकर तीनों एक साथ सर झुकाते हुए कहते हैं, माफी माफी राजकुमारी इत्ती जी, हम आपकी नोवेल कलेक्शन से भी माफी मांग लेंगे। इत्ती मुंह बनाकर बोलती है, चलो मैंने और मेरे नोवेल दोनों में तुम्हें माफ किया। फिर तीनों बहुत मुश्किल से इत्ती को इंसिस्ट करके उसको क्लब में चलने के लिए मना लेते हैं। इत्ती का भी मन था, लेकिन वो थोड़ा डर रही थी, पता नहीं क्यों जब से वो यहाँ आई थी उसको अजीब सा लग रहा था, जैसे कुछ होने वाला हो। वो लोग जैसे ही टेबल से उठते हैं, उनकी नज़र एक जगह जाती है जहाँ कुछ सेम कपड़े पहने लोग बैठे उन्हीं को देख रहे थे। उनके कपड़े पर लगा लोगो देखकर चारों समझ जाते हैं कि यह इत्ती के घर के गार्ड्स है। वो लोग जल्दी से वापस बैठ जाते हैं और एक दूसरे को सेम एक्सप्रेशन से देखते हैं, जैसे पूछ रहे हो अब क्या करें। तभी इत्ती रिद्धि के कान में कुछ कहती है और अपने से कुछ दूर पर बैठे कपल्स की तरफ इशारा करती है। रिद्धि एक्साइटेडली हाँ में सर हिलाती है और अपने बैग को अपने पेट में डाल लेती है, जैसे वो प्रेग्नेंट हो, और अपने सर पर दुपट्टा उड़कर फेस हल्का सा कवर कर लेती है। रिद्धि के सामने मेहिका बैठी थी तो गार्ड्स को बस मेहिका की पीठ दिख रही थी, रिद्धि नहीं, और उनको बस इत्ती से मतलब था तो उन्होंने बाकी पर ध्यान नहीं दिया और टेबल के नीचे से ही गार्ड्स के नज़र से छुप कर उस कपल के टेबल के पास चुपके से और अपने फूले हुए पेट को पकड़कर हल्का सा दुपट्टे से चेहरे को एक साइड से छुपाकर खड़ी होती है। वो कपल एक दूसरे से लवी डोवी होकर बात कर रहे थे। लड़का बस लड़की को प्रपोज करने ही वाला था कि रिद्धि उस लड़के के पास जाकर उसके पैरों पर झुककर कहती है, स्वामी आप कहाँ चले गए थे, मुझे और अपने होने वाले बच्चे को छोड़कर। वो लड़का अचानक किसी के पर पकड़ने से चौंक जाता है, लेकिन रिद्धि की बात सुनकर तो उसको 550 वोल्ट का झटका लगता है। वो लड़की भी हक्की बक्की रह जाती है। लड़का जल्दी से रिद्धि से अपने पर छुड़वा कर कहता है, आप कौन है और यह क्या कह रही, और बच्चा किसका, बच्चा कौन सा बच्चा। रिद्धि ड्रामेटिक वे में कहती है, आपका और मेरा बच्चा जो अभी मेरे पेट में सांसें ले रहे हैं, और अपने पेट पर हाथ फेरती है। उनकी तेज आवाज को सुनकर सबका ध्यान उनकी ओर चला जाता है और सब उनकी बातें सुनने लगते हैं। गार्ड्स का भी ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। इत्ती, मेहिका और मिश एक दूसरे को लाइट हाई फाई देते हैं और रिद्धि को थम्स अप का इशारा करती है। रिद्धि भी उनको चुपके थम्स अप करती है और अपने ड्रामा को कंटिन्यू करते हुए कहती है, आप ऐसे कैसे भूल सकते हैं, क्या हुआ आपके उन वादे उन कसमों का। उस लड़के के साथ जो लड़की थी वो गुस्से में उस लड़के की बाह पकड़ते हुए कहती है, बेबी ये लड़की क्या कह रही है, यू चीटेड मी बेबी, हाउ चॉल यू डू दिस टू मी बेबी, तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे बच्चों की मम्मा बनूंगी, तो तुम्हारा बेबी इसके पेट में क्या कर रहा है। वो लड़का जल्दी से खुद को एक्सप्लेन करते हुए कहता है, नो बेबी मैंने तुम्हें चीट नहीं किया और ये झूठ बोल रही है, मैं तो सिर्फ तुम्हारा हूँ। इतना सुनते ही वो लड़की रिद्धि को कहती है, सुना तुमने, मेरे बेबी ओनली मेरे हैं और यह बेबी भी मेरे बेबी का नहीं है। वो लड़का भी लड़की की हाँ में हाँ मिलाते हुए रिद्धि से कहता है, हाँ मैं ओनली अपने बेबी का हूँ और मेरी बेबी ओनली मेरी है, और बहन जी मैं तो आपको जानता भी नहीं। इतना सुनते ही रिद्धि और तेज तेज चिल्लाते हुए कहती है, अरे अरे सुना आप सबने, कैसे कैसे ये मुझे बहन जी के रहे हैं, जबकि मेरी कोख में इनका अंश पल रहा है। कुछ लोग उनकी टेबल के पास आकर रिद्धि की साइड लेते हैं।
बहस बढ़ती जाती है। वो लड़की भी लड़के को थप्पड़ मार के कैफे से बाहर निकल जाती है। वो लड़का भी जाने वाला होता है कि इतने में कुछ लोग उसको पकड़ लेते हैं और इसी तरफ कैफे में हाहाकार मच जाता है और गार्ड्स का ध्यान भी कुछ पल के लिए इत्ती से हट जाता है। मौका पाकर तीनों वहां से बाहर चले जाते हैं और चुपके से कैफे का मैन स्विच ऑफ कर देते हैं। पूरे कैफे में अंधेरा छा जाता है। मौका पाकर रिद्धि भी जल्दी से उस लड़के का हाथ पकड़कर उसकी अंधेरे में बाहर ले आती है। कुछ देर में वो लोग फिर से स्विच ऑन कर देते हैं और सब देखते हैं लड़का लड़की दोनों गायब थे। सब फिर वापस नॉर्मल हो जाते हैं कि शायद ये कोई प्रैंक हो। इत्ती के गार्ड्स जैसे ही इत्ती की टेबल पर देखते हैं उनकी जान सूख जाती है और वो लोग अलर्ट हो जाते हैं। एक गार्ड सबको कहता है, राजकुमारी इत्ती कहाँ गई, जल्दी उनको ढूंढो, उनको एक खरोच भी आई ना तो राजा सा हमारी खाल खींच लेंगे। सब गार्ड्स इत्ती को ढूंढने लगते हैं। इधर इत्ती और उसके दोस्त उन दोनों कपल्स का पैचअप करा कर उनसे सॉरी कहते हैं। चारों जल्दी से लिफ्ट से टॉप फ्लोर पर जाते हैं और कुछ मिनटों बाद वो चारों क्लब के मेन डोर के सामने खड़े थे। चारों की आंखों में एक्साइटमेंट थी। वो लोग पहली बार किसी क्लब में आए थे। क्लब की कलरफुल लाइट, लाउड म्यूजिक में थिरकते लोग, कुछ बार काउंटर पर ड्रिंक कर रहे थे, सब मस्ती में झूम रहे थे। वो चारों एक्साइटेडली क्लब के अंदर जाते हैं। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।